जिस तरीके से आज गार्जियंस और स्टूडेंट बड़े पैमाने पे परेशान हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए प्रोफेसर और छात्र सभी एक मंच पे आ चुके हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। इस संदर्भ में इस पे विशेष चर्चा में हमारे बीच में हैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर जी। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। चंद्रकांता माथुर जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैडम, अभी जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हेलो, न्यू एजुकेशन, हाँ, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, इससे सारे लोग और गार्जियंस और स्टूडेंट बहुत घबराए हुए हैं। इस पे जरा प्रकाश डालें। आपको लाखों की तादाद में स्टूडेंट देख रहे हैं। देखिए, आप पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो एक अभी प्लानिंग में है, वो ड्राफ्ट बन रहा है। यदि जो बच्चे घबराए हुए हैं तो वो घबराए हुए उससे होंगे कि ये कोरोना की वजह से जिस प्रकार से जब भी अभी जो एग्जाम्स होने हैं और जो बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई प्रभावित हो रही है, मुझे लगता है आप उस पर बात करना चाह रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सेपरेट थी और अभी जो एग्जाम्स और जिसको लेकर अभिभावकों में घबराहट है, बच्चों में घबराहट है, वो एक अलग इशू है। तो यदि आप क्लैरिफाई करेंगे कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करने वाले हैं या फिर हम निवर्तमान में जो एमएचआरडी की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है एग्जाम्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर, आने वाले समय में इस महामारी के अंतराल में किस तरीके से शिक्षा स्थिति रहेगी। मैडम मेरे दोनों क्वेश्चन हैं। पहले तो है न्यू एजुकेशन पे थोड़ा प्रकाश डालें, फिर मैं आऊंगा जो एजुकेशन पॉलिसी जो अभी मतलब सरकार के द्वारा ड्राफ्ट बना है, पहली बात वो अभी कोई मतलब लागू नहीं हुआ है और अभी उसको होने में भी अभी काफी टाइम है और उसमें काफी सारे सुधार निरंतर उसमें हो रहे हैं जी। एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कई जगह पर कुछ ऑटोनोमस बॉडी को क्रिएट करने, जो सबसे ज्यादा विवाद का विषय जो बना हुआ है वो है ऑटोनोमस बॉडी को बनाए जाने की बात है, जहां पर जो इलेक्टोरल जो सिस्टम होता था, स्टूडेंट यूनियंस होती थी या टीचर्स यूनियंस होती थी, उनमें थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करने की बात की गई है। दूसरा, ये स्कूल हर लेवल की जो शिक्षा है, स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक, उन सब जगह पर एक अलग तरीके का करिकुलम बनाने की बात कही जा रही है। और लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 8 से मैं ये कह सकती हूँ कि पिछले 10 साल से जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए हैं, सेमेस्टर सिस्टम्स आए हैं। पहले था एनुअल बोर्ड के एग्जाम्स होते थे और अलग तरीके से एग्जाम्स होते थे, लेकिन अब निर्वर्तमान समय में सीबीसीएस के अकॉर्डिंगली एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम आ गया है, जिससे काफी हद तक बच्चों ने अपने आप को मॉडरेट करने की कोशिश की है। बट परेशानियां जहां की तहां बनी हुई हैं, क्योंकि जो सोर्सेज हैं, जो मटेरियल बच्चों को मिलना चाहिए, वो मटेरियल उनको अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है और नए नए कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो और एक बात, दूसरी बात, जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है उसको रखे जाने की बात है। कई जगह पे कई एजुकेशंस को कुछ जिसे कहा जाए मॉडरेट करने की बात कही जा रही है, जो अभी जिसे कहा सकते हैं डिस्कशन का विषय है। अभी उस पे विस्तार से चर्चा, विस्तार से उसमें जिसे कहा है इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। तो अभी आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सिरे से नहीं कह सकते हैं। अभी बहुत सारी उसमें लैकुना है, बहुत सारे उसके अंतर्गत कमियां हैं, जिससे लगातार उसमें सुधारने की जरूरत है। एक सामान्य तरीके से सामान्य बच्चे को शिक्षा मिल सके, जैसे कि संविधान में बेसिक एजुकेशन, जो एजुकेशन का राइट हमारा फंडामेंटल राइट है, वो सब तक एजुकेशन पहुंच पाए, वो उद्देश्य अभी पूरा होता हुआ नजर ऐसा नहीं आ रहा है। तो वो थोड़ा सा देखने की जरूरत होगी। उसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं, सरकार उसमें सजेशंस मांग रही है और बदलाव कर भी रही है। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, वो डिस्कशन के अंतर्गत ही है। क्या मैडम, जिस समय पॉलिसी बनाई जाती है मंत्रालय के अंदर, क्या उसमें प्रोफेसरों की भागीदारी होती है? हाँ, बिल्कुल। हर जगह से रिप्रेजेंटेशंस
में सजेशन देने का काम करते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर और वाइस चांसलर विभिन्न विभागों से जिस सजेशंस मांगते हैं, उन सजेशन को इनकॉर्पोरेट करके एमएचआरडी और यूजीसी को दिया जाता है। तो मैडम मैं एक, अब आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, मैं एक अहम क्वेश्चन पे आ रहा हूं जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ठेस पहुंचेगी कि मैडम इस समय जो ये है ओपन ऑनलाइन बुक एग्जाम, जी जी, ओपन ऑनलाइन बुक एग्जाम से क्या नुकसान है और विद्यार्थी क्यों विचलित हैं और प्रोफेसर भी इससे काफी परेशान हैं? देखिए, इस निवर्तमान समय में जो एक प्राकृतिक आपदा हमारे देश और विश्व के ऊपर पड़ी है, उस संदर्भ में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस समय जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं लग रहा है जी। और तो जीवन महत्वपूर्ण है, उसके बाद सेकेंडरी कोई भी चीज आती है। तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीवन नहीं रहेगा तो एजुकेशन का हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में यह है कि मतलब ये एक ऐसा समय था जिस समय में मतलब एग्जाम होने देते, हम लोगों का जो एग्जाम का जो पीरियड होता है वो अप्रैल में टीचिंग समाप्त हो जाती है और मई और जून में एग्जाम्स होते हैं। मतलब ये 2 महीने होते हैं जिसमें मई और जून में एग्जाम रेगुलर के और नॉन कॉलेजेड और एसओएल या किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम होते हैं वो मई और जून में होते हैं और जुलाई में नए एडमिशंस होते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। पर ये अंतराल इस समय लॉकडाउन रहा, एक लगातार मार्च से ही मतलब स्थिति खराब रही और जनवरी से मतलब कोरोना का जो प्रकोप था वो छाने लगा। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन हो गया और क्लासेस बंद हो गई और कुछ नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर क्लासेस हो चुकी थी। तो अभी जो एमएचआरडी की तरफ से गाइडलाइन आई है, मैं उसको आपको बता सकती हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या गाइडलाइन है। अभी ओपन बुक एग्जाम जो है, मैं बहुत सिरे से बहुत टिप्स पे बताती हूँ, जो लोग देख रहे हैं और जो बच्चे देख रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से मेरी इस बात को सुने कि व्हाट इज ओपन बुक एग्जाम्स। जी। ओपन बुक एग्जाम्स का तात्पर्य यह है कि अब आपको पहली बार अभी जो गाइडलाइन आई है वो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, मतलब जो अंतिम वर्ष में जो बच्चे हैं उनके एग्जाम्स होंगे पहली बार, क्योंकि उन्हें नए हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो ऐसे ही हम मतलब सरकार का मानना है या फिर एमएचआरडी का यूजीसी का मानना है कि उसे प्रमोट नहीं किया जाए, कुछ तो फॉर्मेट रखा जाएगा कि वो अपने काबिलियत पे पास हुए हैं। तो अभी तक जो है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है, तो एनुअल जो रेगुलर कॉलेजेस होते हैं उसमें इंटरनल असेसमेंट का होता है, वो डिवाइड होता है। आपके 100 नंबर 75 नंबर का पेपर होता है और 25 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। तो अब ये कहा गया है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं, जो एग्जाम है, उनका इंटरनल असेसमेंट पर ही असेसमेंट किया जाएगा और वो नंबर जो कॉलेज की तरफ से टीचर्स उनके टेस्ट लेती हैं, असाइनमेंट्स लेती हैं, प्रेजेंटेशंस लेती हैं, उनमें जो नंबर बच्चों को मिलते हैं या लोग रेगुलर बच्चे कॉलेज जाते हैं उन पर जो नंबर मिलते हैं, वो दूसरा लास्ट सेमेस्टर के जो नंबर उनके हैं उनको मिलाकर उन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। ये बात रहेगी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। आई बात थर्ड ईयर के लिए ओपन बुक एग्जाम्स होंगे। ओपन बुक एग्जाम का मतलब रहेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक टाइम जिस टाइम पर आपका एग्जाम शुरू होता है उस टाइम पर आप लॉग इन करेंगे। हर एक बच्चे की अपनी आईडी होती है, कॉलेज में भी तो फीस भी बढ़ता है वैसे भी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो लॉग इन करेंगे अपना आईडी पर और उस लॉग इन करने के बाद आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा और क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर ले, पढ़ ले। उसके बाद आपको 2 घंटे में आपको जो भी हो पाता है एग्जाम आपको वो देना है और प्लेन पेपर A4 साइज का पेपर होना चाहिए आपका और बिना लाइन का है, जैसे भी आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे 2 घंटे में। और अगला जो तीसरा घंटा रहेगा उसमें आप अपने पेपर जो आपने लिखे उसको स्कैन करके तुरंत उसको जिस लिंक से आपने डाउनलोड किया उसी लिंक पर आपको अपलोड कर देना है और वैसे ही आपका पेपर अपलोड हो जाएगा और सीधा ही एग्जामिनेशन कंट्रोल बोर्ड को चला जाएगा। अर्थात ओपन बुक का मतलब ये कि आप घर पे बैठकर ही अपना किताब में से देखकर, पर आपको लिखना है, लिखकर आपको अपलोड करके अपना एग्जाम देना है और उसके आधार पर ही बहुत ही लिबरल
पाएंगे और अपना नए कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। तीसरा, जो बच्चे 12वीं में हैं वो बच्चे भी एडमिशन मतलब कैसे लेंगे, वो भी ऑनलाइन ही इसी दरमियान सारी जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जाएगा और ऑनलाइन ही वो अपना फॉर्म भर के एडमिशन ले पाएंगे। मैडम क्या लगता है कि आपका जो ये जो भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के अंदर सभी राज्यों के स्टूडेंट हैं और राज्य नहीं तो अगर विदेशों के भी हैं, क्या आपके यहाँ प्रॉपर नेटवर्किंग है? क्या वो गरीब आदमी मोबाइल खरीद सकता है? क्या वो गरीब आदमी लैपटॉप खरीद सकता है? क्या आपको मैं बता दूं कि जो कॉलेजों के अंदर जो स्टूडेंट हैं या प्रोफेसर अभी उन्हें यही नहीं मालूम कि डाटा क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, तो क्या संभव है कि वो किस तरीके से एग्जाम देंगे? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ कि जो बच्चे दिल्ली में हैं या कहीं दूर दराज में, मैं अभी क्लास ले रही हूँ तो सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब तब भी उनमें 50 से 60% बच्चे ही मतलब क्लास ले पाते हैं। यहाँ तक उनके पास मोबाइल भी है तब भी वो क्लास नहीं ले पाते, नेट नहीं आता। अभी आपसे बात करने से पहले मेरे भी नेट की या वैसी प्रॉब्लम आ रही थी, मैं खुद कनेक्ट नहीं कर पा रही थी जी। और यहाँ पर सभी टीचर्स भी नेट पर क्लासेस नहीं मतलब ले पाए, उसमें से 50% जो टीचर्स ने क्लास ले पाए होंगे उनको भी कई सारी दिक्कतें आई होंगी, मतलब वो एक्टिव नहीं होंगे, जो चीजें हैं। तो ये तो परेशानी है बिल्कुल मनोज जी की हमारे यहाँ पर हम इतने डेवलप नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है और हमारा जो स्तर है, हमारे बहुजन समाज के जो बच्चे हैं उन तक तो बेसिकली सुविधाएं ही नहीं है, नेट मोबाइल नहीं है तो नेट तो क्या होगा। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि सोशल मीडिया बड़ी मतलब प्रभावशाली है इसलिए हर एक के पास मोबाइल होगा, ये सच नहीं है। भारत की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है और इस स्थिति में उनके पास मोबाइल नहीं है, तो जब मोबाइल नहीं है तो वो ओपन बुक एग्जाम कैसे कर पाएंगे, इसका वो मतलब इसी का विरोध दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स विंग और द स्टूडेंट विंग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आपने बिल्कुल कहा कि हम दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में जब ये समस्या खड़ी हो सकती है, विरोध कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि दूर दराज गाँव देहात में जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो कैसे वो एग्जाम देंगे। तो ये तो समस्या है, पर जो ओपन बुक एग्जाम क्या है, मैंने वो चीज आपको बताई कि जो अभी गाइडलाइन आई है और हो सकता है कि इस पर विरोध लगातार चल रहा है, तो हो सकता है लास्ट मोमेंट पे कुछ और डिसीजन आ जाए। मैडम जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्लासेस ली और क्लासेस में ये बकायदा यूजीसी और एमएचआरडी की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से आया कि किसी जितने भी जैसे सेकंड मार्च तक मेरा टीचिंग हमारे कॉलेज में था या किसी भी कॉलेज में था, उसके बाद वेकेशंस आ गई थी तो और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो ये गाइडलाइन आई और ये बकायदा मैडम आपको मैं रोकूंगा, मैडम आपको मैं जी गाइडलाइन आई कि सभी बच्चों को 100% अटेंडेंस देनी है। आप समझे? तो उसमें उन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया कि वे उन बच्चों को, जिन बच्चों ने क्लास नहीं भी लिया तो उनको 100% अटेंडेंस दे रहे हैं। तो हो सकता है सरकार या फिर यूजीसी के पास तो इसको लेके कोई रोड मैप होगा, फिर उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है और शायद जो टीचर्स का और स्टूडेंट का जो विरोध है और उनकी जो असमर्थता है डॉक्टर साहब मैं आपको रोकूंगा, डॉक्टर साहब मैं आपको रोकूंगा। डॉक्टर साहब आपके क्लास के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेक्शन के अंदर 60, 65 और 75 तक बच्चे होते हैं। जब उन 75 बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो क्या स्पष्टता है कि वो बच्चा ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है? हो सकता है कि उसका सीनियर एग्जाम दे रहा है, हो सकता है कि उसके पेरेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, क्या स्पष्टता रहेगी? नहीं, ये बिल्कुल कोई अस्वस्थता नहीं रहेगी, लेकिन वो अगर एग्जाम दे रहा है कि यही तो ओपन बुक एग्जाम है ना, मतलब वो कौन दे रहा है, किस पर कैलकुलेशन होगी, ये तो मैं नहीं कह सकती कि ये तो जो एग्जामिनेशन कंट्रोल है उन्होंने क्या अपने पैरामीटर्स बनाए हैं, मैं तो उसी पर बात कर सकती हूँ जो हमारे सामने पेपर आया है जी। तो वो बिल्कुल ये संदेह के अंतर्गत आता है कि कौन पेपर दे रहा है, कौन नहीं दे पा रहा है, कौन लिख रहा है, किसने लिख के पहले से रखा हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि मतलब हो सकता है आंसर शीट पहले से लिखकर बच्चे रख लेंगे फिर क्लिक करेंगे या, तो यही ओपन बुक एग्जाम है मनोज जी। ओपन बुक का मतलब है सामने किताब रखी है, लिखा किसने डजंट मैटर, लेकिन वो आपको वो
they run away the kind of the formation, एक फॉर्मेट को उन्होंने फॉलो किया है और वो कर पाए। तो मैडम क्या लगता है आपको, जैसे पहले से ही शिक्षा की दोहरी नीति चली आ रही है कि जो अपर कास्ट या मालदार व्यक्ति का वो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे, और जो गरीब गुरबा लोग हैं वो आज भी उसी एजुकेशन के लिए तरसेंगे? देखिए, मैं इसको इस तरीके से नहीं जोड़ूंगी कि कहते हैं कि कॉन्वेंट या अपर का, इसको मैं कास्ट से नहीं जोड़ूंगी। हाँ, इतना जरूर है कि जो साधन संपन्न है उसके लिए शिक्षा का मायने अलग है, और जो साधन संपन्न नहीं है और आर्थिक रूप से मतलब पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए शिक्षा के मायने अलग हैं। और जो सरकारी जो शिक्षा, जो सरकार के द्वारा भी जो शिक्षा है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे लैकुनात हैं और उसमें लगातार सुधार की आवश्यकता है। मैं पर्सनली ऐसा मतलब महसूस करती हूँ एज ए शिक्षिका और वैसे भी कि लगातार शिक्षा के क्वालिटी में बहुत लगातार गिरावट आई है। हमारे टाइम में जब हम लोग सरकारी स्कूल में भी पढ़ा करते थे तो वहाँ का एक अलग सा माहौल होता था, तो दोनों स्तर पर गिरावट आई है। स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और टीचर्स में भी थोड़ा सा वो देखा गया है, बट जो सरकारों के द्वारा निर्मित व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं टीचर को भी और स्टूडेंट को भी दोनों को ही परेशान करने वाली हैं और एक जैसी शिक्षा प्रणाली नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम जब तक नहीं होगा, मतलब जैसे कहा कि जीएसटी है तो सब जगह पे एक जैसे ही रहेगा, तो वैसा ही वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में, और किसी भी जगह पर एक ही करिकुलम होना चाहिए, एक ही मतलब फॉर्मेशन होना चाहिए और एक ही तरीका होना चाहिए। गरीब का बच्चा या अमीर का बच्चा जो भी पढ़े वो समान पढ़े। हाँ, सुविधाओं के मामले में हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है, जो पैसा जितना जिनके पेरेंट्स खर्च करते हैं तो उनको वो सुविधाएं लग्जरी वो दे पाते हैं, लेकिन परेशानी वहां आती है कि लग्जरी किसी को मिल रही हो किसी को नहीं मिल रही है तो एडजस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन शिक्षा की क्वालिटी किसी को अलग मिल रही हो, किसी बच्चे को शिक्षा की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मैडम, आपको लाखों लोग देख रहे हैं इस समय, तो उनको क्या संदेश देना चाहती हैं एजुकेशन पर? देखिए, मैं संदेश तो क्या दूं, लेकिन मैं ये सबसे यह रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मतलब अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं या फर्दर, देखिए शिक्षा एकमात्र रास्ता है आगे बढ़ने के लिए। ये परिस्थितियां आई हैं और चली भी जाएंगी, विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने हैं, घबराने की कतई कोई जरूरत नहीं है और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। खुद को कर बुलंद इतना किया तकदीर से पहले का बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ये बात कहने के लिए, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। आप अपने पर भरोसा कीजिए, कैसी भी परिस्थिति आएगी सरकारें आती और जाती रहती हैं, नीतियां बनती और खत्म होती रहती है, लेकिन आप स्थिर रहिए, आपकी मानसिकता स्थिर रहे और अपने ऊपर जो भरोसा है आगे बढ़ने का। आगे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही बात कही थी, यदि हमें आगे बढ़ना है, चाहे वो बहुजन समाज हो या कोई भी, मैं कहती हूँ सिर्फ मनुष्य बुद्धि का विवेक का अपना इस्तेमाल करे। आगे बढ़ने का एक और एकमात्र साधन है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी जाति से हो, शिक्षा। आप अपनी शिक्षा को कभी मत छोड़िए और शिक्षित बनिए। और क्या माध्यम आप अपना सकते हैं, परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में हौसला नहीं हारना और सब चीज हमारे फेवर में होगा। आप विश्वास कीजिए, आप नहीं, जहां पर आप नहीं बोल पा रहे होंगे, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके पेन को, आपके दर्द को, आपकी वेदना को समझ रहे हैं और हमें पता है कि किस तरीके से ये आप लोग परेशानी का सामना करेंगे। पर बच्चों, विश्वास कीजिए कि हम लोग एक साथ मिलकर इस लड़ाई को जीत लेंगे और आप अच्छे अंकों से पास होंगे और अपनी हायर एजुकेशन को बेहतर कर पाएंगे। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर जी ने कहा कि अगर जीवन है तो जहान है।
जीवन है तो जहान है, वो सच्चाई की बात है। अगर हमारा जीवन रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी परीक्षा हम पास कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे विस्तार से आपको बताएगा, आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट और प्रोफेसर जब एक होंगे तो ये सरकार के पास अपनी बातों को रखेंगे तो सरकार मानने में मानेगी और उन बातों पर अमल करेगी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नए एक सब्जेक्ट के साथ में। धन्यवाद।